जी, आप तो ना खुद आराम करते हैं ना विपक्ष को आराम करने देते हैं। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। आप तो विपक्ष के लिए लकीरें खींच रहे हैं, चिंता की आप। देखिए हाँ, विपक्ष तो खाली अभी अपने साथी तालमेल की बात कर रहे थे। हाँ, सेकुलर ताकतों को एक करेंगे, फिर ब्राह्मणों को एक करेंगे, फिर मुसलमानों को एक करेंगे, फिर वही गलती करने लगे ये साथी। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हमने हिंदू मुसलमान सिर्फ पठान नहीं कहा, बल्कि हम इनको सलाह देना चाहते हैं कि इससे उठो मेरे भाई, सांप्रदायिकता से ऊपर उठो, जातिवाद से ऊपर उठो, क्योंकि जनता उठ चुकी है। दलों को खत्म करने में लग गई है जनता। जातिवादी दल एक एक सीट पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम प्रधानमंत्री इस देश ने ऐसा पाया है जो 7-8 साल हो गए, एक बार भी प्रधानमंत्री ने छुट्टी नहीं ली। उत्तर प्रदेश के सीएम ने छुट्टी नहीं ली, अनवरत जनता की सेवा में लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रधानमंत्री भी जब चुनाव होता है तो भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता की तरह उतनी ही मेहनत करते हैं जितना हमारा मंडल अध्यक्ष करता है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष करता है, जितना हमारे बूथ अध्यक्ष मेहनत करते हैं, उतने हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी करते हैं। ये भी सीख लेना चाहिए लोगों को। चलिए अशरफ जी, आपने सुना अशोक जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आराम नहीं करते, हम दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपकी पार्टी कितना काम कर रही है अभी 24 के चुनाव को लेकर? क्योंकि कहा तो बार बार नहीं जा रहा कि अब 24 की तैयारी है, फिर 27 की तैयारी है, 22 की तैयारी आप कर चुके थे, 17 की तैयारी आप कर चुके थे, 24 की तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही धरातल पर आपकी पार्टी की फिलहाल। देखिए ऐसा है, आज इनका वक्त है, इनके पास इनका समय है, ये जिस तरह की चाहे बात कर लें और सारी क्रेडिट अपने ऊपर ले लें। क्योंकि जब जीत होती है तो बहुत से ऐब जो है वो पर्दे के पीछे हो जाते हैं और सामने सिर्फ जीत नजर आती है। इस बात के लिए इनकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि ये कहते हैं जातिवादी पार्टी नहीं है, सबसे घोर जातिवादी राजनीति अगर कोई करता है तो भाजपा करती है। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक आदमी जिसका स्टिंग ऑपरेशन होता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो टिकटों को कैसे बेचता है, कैसे खरीदता है, और उसी निषाद पार्टी के साथ जाके समझौता करते हैं, और ये कहते और ये उसके बाद ये कहते हैं कि जातिवादी राजनीति नहीं करते। सबसे ज्यादा जातिवादी राजनीति अगर कोई करती कहने के लिए तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन जब इन्हें अब बीच में ना बोलिए पांडे जी, आप बीच में मत बोलिए। आप बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं, लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा सुनने का मादा रखिए। आप अपनी बातें बोल रहे थे, जरा सुनने का मादा रखिए। नहीं, आप बीच में ना आइए। आप बीच में ना आइए, आप मेरे सुन लीजिए। मुझे मालूम है कि आपको चुभ रही होंगी, मुझे मालूम है कि आपको ये बातें चुभ रही होंगी कि आपसे बड़ा घोर जो है जातिवादी राजनीति करने वाली कोई पार्टी है ही नहीं। आपने इसी तरह की राजनीति की। क्या जरूरत थी आपको ब्राह्मणों को सम्मेलन करने की? क्या जरूरत थी सारे लोगों के साथ बात करने की? क्योंकि आपने एक ऐसा जहर घोल दिया है कि आपको बैकवर्ड राजनीति करने वाला कोई नेता पसंद नहीं। अब आगे आने वाले दिन में आपने ही बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही बैकवर्ड और जो है मिलने के बाद और तमाम दूसरे लोग शोषित वंचित मिलने के बाद आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आपकी यह राजनीति आप पे ही उल्टी पड़ने वाली है। बहुत जल्द आप इसका नतीजा देखेंगे कि जब सारी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी कि अब आपके साथ उसी फ्रंट पे खेलना है जिस फ्रंट पे आप खेलना चाहते हैं। अब जरा वापस आ जाइए, आपकी पार्टी की तैयारी क्या है जरा ये बता दीजिए 24 की। हमारी पार्टी की तैयारी है, सबके लिए हम बात कर रहे हैं, सबकी बातें हम कर रहे हैं, सबके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सत्ता हमें नहीं मिली, सत्ता अगर हमारे पास आई होती तो जो हमारे वादे हमारे नेता ने किया था आप जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने तमाम वादे किए हैं, अब इनके टांगे हम तो बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए अगर आपकी सत्ता होती, देखिए आपको भी बखूबी पता है कि 80 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं अशरफ जी, और 80 सांसद उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है कि हर 7वां सांसद उत्तर प्रदेश का होता है। तो आपको तो यूपी की राजनीति में जिस तरीके से आपने मुद्दे उठाए उनका कमाल, उनका प्रभाव नहीं दिख पाया आपकी पार्टी पर। तो ऐसे में इसका चिंतन मंथन तो करना होगा ना अगर 24 जीतना है तो आपको। मुद्दे कुछ नहीं होते, मुद्दे समय। अरे मुद्दों के आधार पे तो पार्टी जीतने का दम भरती है अशरफ जी, कैसे कह सकते हैं मुद्दे नहीं होते? अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए शिवांगी जी। 2019 में क्या मुद्दे थे? तमाम इनकी कमियां थी। एक बालाकोट पुलवामा होता है और सारे मुद्दे उसमें गौड़ हो जाते हैं। तो बीजेपी को इस तरह की राजनीति सूट करती है और ऐसे समय में इसको मुद्दे भी इस तरह के मिल जाते हैं। सारे मुद्दे गौड़ हो गए और
पुलवामा और बालाकोट में पूरा इलेक्शन हो गया, सही कहा, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को बीच में सेना लेके आने की? लेकिन तो ये इस तरह के मुद्दे करते रहेंगे, हम समाज को मैं अशोक जी के पास जा रही हूँ, जनादेश को तो आप स्वीकारते ही होंगे ना। आपने मुद्दे उठाए 19 में भी, लेकिन कमाल तब भी नहीं हुआ। हम स्वीकार रहे हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको क्यों नकार दिया? हमें नकारा नहीं, हमें नकारा नहीं है। नहीं, तो उसे देना था, हमें दिया। 22 के बाद 24 की तैयारी क्या है? आ गए। मैंने कहा 22 के बाद 24 की तैयारी क्या है अशरफ जी? वो जमीन पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप अभी भी चिंतन मंथन में डूबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात में जाके रोड शो कराए। 22 का जो ट्रेलर है, जो 22 का ट्रेलर है, इसी 24 को हम कंटिन्यू करेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी रहेंगी, इनको नीचे लाएंगे और अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। अब इनको नीचे लाएंगे और अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। अभी हमने 10-12% बढ़ाया है, जिसको 5-6% और लाएंगे, इनको नीचे करेंगे। जी, आपने यही हमारी तैयारी है। रजा जी कुछ कहना चाह रहे हो उस पर? रजा जी, आपने कुछ सुना और आपने उस पर कमेंट भी किया, मैं चाहती हूँ ऑन स्क्रीन भी आप उससे बोले। नहीं, अशरफ साहब जो बातें कर रहे हैं, सब बातें अपने पार्टी के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में, उसका जो जीत हार है उसके बारे में वो अपना सलीके से अपना आंकलन रख रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं जैसा परफॉर्मेंस हमने किया है ऐसा परफॉर्मेंस हम लोगों का रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस इनका रहा, 125 इनके एमएलए जीते गठबंधन के, तो अगर यही परफॉर्मेंस रखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 125 से कितने बनते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये मैं इनसे समझना चाहता हूँ। ये इन्होंने आपने सुना अशरफ जी क्या कहा रजा जी ने? नहीं, हम रजा साहब के हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छे एनालिस्ट है। इनकी सब बातें सर आंखों पे हैं। इनके किसी सवाल पे मुझे कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना है, क्योंकि नहीं, सवाल तो वाजिब है ना अशरफ जी। देखिए, सवाल तो आपने कहा कि इनके सवालों को आप समझते भी हैं और रजा जी ने बहुत वाजिब सवाल किया, इसका जवाब आप दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन रजा साहब को मैं सीधा जवाब नहीं देना चाहता। इनकी सब बातें सर आंखों पे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि 125 हम जीते हैं, तो आप ये भी गौर करिए कितनी ऐसी सीटें हैं जो बहुत मामूली मार्जिन से हम हारे हैं। हम कोशिश करेंगे उसको इंक्रीज करने की, और जाहिर सी बात है जब हम उसको बदलेंगे तो शायद हम उस सत्ता के नजदीक पहुंच जाते हैं, अगर हम उस मार्जिन पर नहीं हारते। तो ये चुनाव में हो जाता है बास टाइम। आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। उससे सबक लेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे हम उसको ठीक करेंगे। अशरफ जी, देखिए, सबक बहुत जरूरी है लेना आपके लिए, क्योंकि अगर 301 भारतीय जनता पार्टी अपना सदन में अभी आंकड़ा सामने दिखा रही है कि वो फैक्ट है, बल्कि तो ऐसे में आप किसी तो 5 बहुत पीछे, और यूपी के भी चुनावों के अगर आप नतीजे 125 मान के चले तो वो भी आपके लिए 24 के लिए फिलहाल आपको कोई जीत का स्वाद चखाने के लिए काफी नहीं होंगे। तो इसलिए आप भी इसको लेके बहुत अलर्ट हो जाइए। आप भी लगातार दिन रात काम करना शुरू कर दीजिए। हमारे एक और मेहमान आरपी सिंह चौहान जी देखिए आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह चौहान जी, आपने मैं लेट में ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ। उससे पहले मैं जल्दा अशोक जी के पास चलती हूँ। अशोक जी, आपके लिए सवाल मेरा ये है कि गठबंधन की सरकार हो या फिर बहुमत की सरकार हो, यूपी के जनता ने जिसे भरकर झोली भरकर वोट दिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। क्या आपके सिर पर, जैसा कि विपक्ष कहता है कि कोई घमंड तो नहीं चढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वैसा है, या फिर आप इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने राजनीति का, हिंदुस्तान की राजनीति का ट्रेंड ही बदला। हमने एक गठबंधन जो हुआ लगातार 7 वर्षों से इनके साथ गठबंधन है, हम उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, वो भी हमारे उस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, एक ट्रेंड बदल गया। अब लोग क्या करते थे, पहले जातियों का गठबंधन बना लेते थे। शॉर्टकट राजनीति उत्तर प्रदेश में होने लगी थी। जातियों को गठबंधन को एक करते थे, वह उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट करने की स्थिति में आ गया था। कोई एमवाई कर रहा था, कोई एक्सवाई कर रहा था, कोई किसी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का जब काउंटर हो रहा था तो परशुराम की मूर्ति लगा रहा था, ब्राह्मण है, अरे ब्राह्मण है। मतलब जिसने 7 लोगों की हत्याएं की पुलिस वालों की, उसकी मूर्ति लगाने लगे तो परशुराम की। तो इसको जनता ने एकदम नकार दिया है। जनता ने एक बता दिया कि इंदिरा गांधी की तरह अगर नाक रहेगी तो आपको हम सत्ता नहीं देंगे। आप महिलाओं को बरगला के महिला ही लड़ेगी कहेंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। आप एक्सवाई एमवाई करेंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। यूपी के 2 बेटे एक हुए हार गए, माँ बेटे एक हुए हार गए, बुआ बबुआ एक हुए हार गए, अजीत सिंह अखिलेश, जयंत चौधरी अखिलेश एक हुए हार गए। मेरा ये मानना है कि अब ये राजनीति का ट्रेंड बदला है और
आज अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती तो फिर सैफई महोत्सव होने लगता, मुख्तार अंसारी महात्मा गांधी बन के घूमने लगते, नेताजी गायत्री मंत्र का जाप करते, गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप करते। उत्तर प्रदेश की जनता इस सबसे ऊब गई है। यूपी की जनता विकास चाहती है। इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अब छोड़िए, अब आप राजनीति का ट्रेंड पकड़िए, उस पे आइए। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, और सपा कहती है परिवार ही हमारा समाज है। लेकिन आप परिवारवाद से ऊपर उठिए, सैफी महोत्सव से ऊपर उठिए, अपने आप सही हो जाएगा। कांग्रेस में आवाज उठने लगी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बनाया जाए। क्यों? तो उन्हें मालूम है कि एक परिवार की पार्टी थी जो अब लगभग खत्म हो गई, नोटा से भी नीचे चली गई। चलिए, आपके इन सवालों का जवाब मैं अशरफ जी से ले लेती हूँ। अशरफ जी, आपने सुना वो क्या करेंगे, परिवारवाद से ऊपर उठिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, जातिवाद के आंकड़ों से दूर हो